हेलो एवरीवन, आई एम रचन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हमें डिस्कस करने हैं मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिन पे पूरा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहला सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का। इसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस हो, कोई एमओयूज हुए हों, उन सब के बारे में डिस्कशन होने वाला है। कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हों, किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई खबर होगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन A to Z जो कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें। दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो फाइनेंस न्यूज़ का रहेगा। अगेन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्शन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। नो, अगर आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देते हो तो यहाँ से जुड़ी हुई न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ओके, यस, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट इट इज़ फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशली अलग से एक वीकली और मंथली कंपाइलेशन लाया जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। आप लोग वो भी प्लेलिस्ट पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, पायल मैम वो लेकर के आते हैं। चलिए, जो बच्चे नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, हर महीने हम 5 अलग अलग सेगमेंट के अंदर पूरे मंथली करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो 3 सेगमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। आज ये 4th सेगमेंट है और एक 5th सेगमेंट आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग डिस्कस करेंगे। इन 5 पार्ट्स यानी सेगमेंट्स का आपस में इंडिपेंडेंट है ये सेगमेंट्स। अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं, डू नॉट वरी, आप अभी से देख सकते हो। लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वाले सेगमेंट्स आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। सो इन 5 सेगमेंट का एक सिंगल PDF होता है, parchamclasses.in पे अवेलेबल हो गया है या हो जाएगा आज। दैट इज ऑन द 7th of जुलाई। ये अवेलेबल हो जाएगा इंग्लिश में और 10 तारीख तक हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के पास ऑलरेडी या तो PDF बैंक होगा या फिर CA सब्सक्रिप्शन होगा जो उन्होंने परचम ऐप से लिया हुआ है, तो जैसे जैसे हम जो सेगमेंट पढ़ते जा रहे हैं उसके PDF आपको मिलते जाएंगे। ऑल राइट, सो लॉन्च हो चुका है CA रफ्तार और काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ चुके हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बॉट इट और बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है एंड बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। व्हाट इज़ दिस CA रफ्तार? नए बच्चों को अगेन मैं बता दूं कि ये पूरा हेडलाइंस का कंपाइलेशन है, यानी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ 2 से 3 लाइन के अंदर आपको हर एक न्यूज़ दी जा रही है। तो 1 to 2 लाइनर, 2 to 3 लाइनर फॉर्मेट में जनवरी टू जून का सारा करंट अफेयर सेक्शन वाइज इसमें कंपाइल्ड है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ओबिचुरी, सेट। ओके, सो सैंपल अवेलेबल है। परचम ऐप के ऊपर जाकर के आप सैंपल देख सकते हो। आपको ठीक लगे तो आप ये ले सकते हो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। क्विक रिवीजन करना हो या फिर अभी तक तैयारी ही नहीं की है करंट अफेयर की, टाइम नहीं है, तो इससे गो थ्रू कर सकते हो। parchamclasses.in पे भी मिल जाएगा, परचम ऐप पे भी मिल जाएगा, लेकिन सैंपल सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट। ऑलराइट, नाउ मूविंग ओवर टू द सेशन। शुरुआत करेंगे किक स्टार्ट क्वेश्चन के साथ में। आंसर अगर आता है, डेली वीकली करंट अफेयर अगर पढ़ी है परचम से या कहीं और से भी अगर आप फॉलो करते हो तो कोशिश कीजिए आंसर करने का। नहीं आता तो वेट कीजिए, आज के वीडियो में इसका आंसर मिलने वाला है। सो द क्वेश्चन इज, द सेंटर हैज रोल्ड आउट विच स्कीम इन बजट 23-24 फॉर इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट। यानी कि केंद्र ने तटीय मैनग्रोव वनों के गहन वनीकरण के लिए बजट 2023-24 में कौन सी योजना शुरू की है। और हम अब क्यों बात कर रहे हैं, बजट तो फरवरी में आ गया था, बिकॉज इस योजना के तहत बहुत सारा एफॉरेस्टेशन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5th of जून, उसको किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। सो इसलिए वापस से स्कीम न्यूज़ में आई और इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्कीम है जिसके तहत मैनग्रोव फॉरेस्ट को बहुत सारा कोस्टल एरियाज में लगाया गया है, और इसी के लिए ये स्कीम लाई गई। आता है तो लिखिए, नहीं आता तो लाइक ऐसे वेट करेंगे। चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ न्यूज़ के साथ, एंड दैट इज नेशनल न्यूज़। ऑलराइट, तो पहली न्यूज़ देखते हैं। अराकू कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी अराकू कॉफ़ी और जो काली मिर्च है उसको जैविक प्रमाणीकरण मिल गया है। अब ये न्यूज़ क्यों डाली गई है और इम्पॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर है, ये दोनों जिनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलने की बात की गई है, आंध्र प्रदेश से डील करते हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो इस कल्टीवेशन के अंदर शामिल है, यानी वो अराकू कॉफी और ब्लैक पेपर उगाते हैं। तो जब इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अच्छे दामों पे अपने प्रोड्यूस को बेच पाएंगे और उनका थोड़ा सा लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ठीक है। इसी लाइट में अभी इस खबर को समझिएगा। ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है ये APEDA ने दिया है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इससे क्या होगा, ट्राइबल फार्मर्स को हायर प्राइसेस मिल पाएंगे और ऑफ कोर्स उनको एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है, तो इससे आगे जाकर के एक्सपोर्ट वगैरह में भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली न्यूज़।
BIS introduces 31 Indian standards related to आयुष. BIS क्या है? BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. सो ये प्रमाणित करता है या ये सर्टिफाई करता है कि भाई जो प्रोडक्ट है या वो अच्छी क्वालिटी का है, उसको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, अच्छे स्टैंडर्ड का है. तो BIS ने 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स दिए हैं आयुष से रिलेटेड. आयुष क्या है? हमारी पूरी जितनी भी आयुर्वेदिक, यूनानी और उसके अलावा सिद्ध, होम्योपैथी, ये सारे जितने भी एरियाज हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं या दवाइयाँ हैं, हर्ब्स हैं, उन सबको सर्टिफिकेशन देने के लिए BIS ने 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स तय किए हैं. और उनका अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया जो कि सिर्फ आयुष से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देगा. अब इससे क्या होगा? अगेन गुणवत्ता स्थापित होगी, यानी कि क्वालिटी इस्टेब्लिश होगी और इससे एक्सपोर्ट में और सेल के अंदर बढ़ावा मिलेगा. सो आयुष से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा. सो BIS ने 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष, जिसमें 30 हर्ब्स हैं और एक प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट है. ये क्या है? ये नीति होती है, जल नीति. नाक में पानी डाला जाता है, दूसरे नॉस्ट्रल से निकाला जाता है. सो ये है स्टेनलेस स्टील नीति पॉट. और एक एडिशनल डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया, जिससे क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन जो हो रहा है अलग अलग हर्ब्स का, प्रोडक्ट्स का, वो स्ट्रांग होगा. और इससे क्या होने वाला है? इससे लाइक आई टोल्ड यू कि इंटरनेशनल ट्रेड और क्वालिटी प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा. एंड इसी के साथ साथ जो BIS है ना, वो ISO के साथ में भी कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वहाँ का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो और ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी चीज़ें. चलिए आगे चलते हैं. BIS के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन है, बिकॉज करंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक देखते जाना अच्छी बात रहती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. सो BIS जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में आता है. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? नई दिल्ली के अंदर है. 1986 में फॉर्मेशन हुआ था. अगली न्यूज जो है वो CIT IIS 2.0 से रिलेटेड है कि इसको अप्रूवल मिल गया है. अब ये क्या है पूरा हमको समझना पड़ेगा. तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है CIT IIS 2.0 और 4 साल के लिए प्रोग्राम होगा. सो CIT IIS 2.0 क्योंकि न्यूज में आया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझेंगे. सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन. और इसका 2.0 वर्जन यानी सेकंड वर्जन आया है. तो इसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने पार्टनर किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में, देन KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ में जो कि जर्मन बैंक है, देन यूरोपियन यूनियन और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ में. और इन सबके साथ मिल करके एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कि रिसाइकल, रीयूज, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ये सारी चीजें को बढ़ावा मिलेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके. सो इसमें फोकस रहने वाला है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट. सिटी लेवल पे वेस्ट का ढंग से मैनेजमेंट किया जा सके. अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे तो क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्शंस लिए जा सके. और पूरे नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, यानी कि पूरा जो एज अ नेशन हम और स्ट्रेंथन तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके. और ये प्रोग्राम 4 साल रन होने वाला है, 23 से लेकर 27 तक. ठीक है, तो इसको अप्रूवल मिल गया है. इन सबकी फंडिंग के साथ में, इन सबके सपोर्ट के साथ में ये सब कुछ अचीव किया जाना है. प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि फुल फॉर्म है PM स्वनिधि का. तो PM स्वनिधि में पूछा जा सकता है कि बताइए ये V का क्या मतलब होता है. तो आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो V स्टैंड्स फॉर वेंडर. सवाल ऐसे भी बन सकता है, लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स. कितने साल पूरे किए हैं इसने. तो ये इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई लॉन्च कब हुई थी. तो हाल ही में इसने 3 साल पूरे किए हैं. कितने ईयर्स? 3 ईयर्स पूरे किए हैं. जून 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी. क्या है PM स्वनिधि? निधि है यानी राशि, यानी मनी से रिलेटेड होगा. तो यस, इट इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं. किसको दिए जाएंगे? स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे. तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है यहाँ पे. ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है. और ईजी अफोर्डेबल लोन्स दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को. ओके, चलते हैं आगे. Sonowal flags off India's first international cruise vessel from Chennai to श्रीलंका. तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल कहाँ से चालू हुआ या फ्लैग ऑफ हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई से. चेन्नई से. और कहाँ तक गया भाई? श्रीलंका गया. किसने फ्लैग ऑफ किया? सोनोवाल जी ने किया. क्यों किया इन्होंने? बिकॉज ये मिनिस्ट्री इन्हीं से डील करती हुई है. चलिए,
सो यूनियन मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ मेडन यानी पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस। इस क्रूज वेसल का नाम क्या है? MV एम्प्रेस इंटरनेशनल क्रूज वेसल। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया यानी हरी झंडी दिखाई है इंटरनेशनल क्रूज वेसल को, जिसका नाम है MV एम्प्रेस। चेन्नई से श्रीलंका जाएगा ये। एंड बस इसके लिए 2022 के अंदर एक MOU साइन हुआ था किस किस के बीच में? चेन्नई पोर्ट जहाँ से वेसल जाना है, और MS वाटरवेज लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड। ओके, चलिए। एम्स नागपुर becomes first to receive NABH accreditation। NABH accreditation पाने वाला पहला एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहला एम्स कौन सा बन जाता है? IIM नागपुर बन जाता है, जिसे NABH accreditation मिला है। अब सवाल आता है ये NABH accreditation क्या है? सो नेशनल accreditation बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स। ये ग्लोबली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है कि आपकी जो हेल्थ केयर क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। इसका एक सर्टिफिकेशन या एक स्टैंडर्ड आपने मीट किया है, तो ये किसको मिला है? एम्स नागपुर को मिला है। सो ये ध्यान रखिएगा, एम्स नागपुर को NABH, N से नागपुर हो जाता है, N से NABH है, छोटा सा एसोसिएशन। सो इसके अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जिनको देख करके और ये स्टैंडर्ड दिया जाता है। पेशेंट केयर, सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी कितनी है। जो NABH है इंडिया का ही है ना, हेडक्वार्टर्ड है नई दिल्ली के अंदर, 2006 में बना था, और ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है ना। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किक स्टार्ट के टाइम पे, उसका आंसर आ गया है कि वो कौन सी स्कीम थी जिसको कि गवर्नमेंट ने रोल आउट किया था बजट 23-24 में, जिसके तहत कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव ट्रीज बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे। एंड द आंसर इज मिष्टी स्कीम। कौन सी स्कीम है? मिष्टी स्कीम। सो न्यूज में क्यों रहा, क्यों मिष्टी स्कीम वापस देखने को मिली है? क्योंकि मैनग्रोव प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जो कि 5 जून को आता है। और किसके तहत कोस्टल एरियाज में करवाई गई ये सारी जो एफॉरेस्टेशन थी मैनग्रोव, ये मिष्टी स्कीम के तहत। तो मिष्टी का जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी किसी भी लेटर से आप पूछा जा सकता है कि बताइए ये S किसके लिए स्टैंड करता है या फिर ये M किसके लिए स्टैंड करता है। सो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, मैनग्रोव से डील करता है। मैनग्रोव इनिशिएटिव शोरलाइन जो भी है वहाँ पे टैंजिबल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आप जब एफॉरेस्टेशन कर रहे हो वहाँ पे और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे एंड सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड टू इट। सो इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन मैनग्रोव फॉरेस्ट का, और इसके लिए 11 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके ऊपर ये स्कीम पर्टिकुलरली लागू की जाएगी फॉर 5 years कमेंसिंग 23-24। कई जगह ना ये जून वाली न्यूज़ को देख करके लोगों ने बोला कि लॉन्च कर दी गई है, तो ये अनाउंस तो पहले ही हो गई थी, राइट। इट्स जस्ट दैट न्यूज़ में दोबारा देखने को मिली है मिष्टी। चलिए आ गया ये फौकॉल्ट पेंडुलम इन द न्यू पार्लियामेंट। फौकॉल्ट पेंडुलम को नए पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया गया या फिर उसको असेंबल किया गया। एंड व्हाट इज दिस फौकॉल्ट पेंडुलम ऑल अबाउट, तो ये हमको जानना जरूरी हो जाता है। एक फौकॉल्ट पेंडुलम इंस्टॉल किया गया है इनसाइड द न्यू पार्लियामेंट, और इसको डिजाइन किया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता ने। ठीक है, इस पर्टिकुलर पीस की जो कि यहाँ इंस्टॉल किया गया है न्यू पार्लियामेंट में, उसको किसने डिजाइन किया है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता ने। लेकिन ओरिजिनली जो फौकॉल्ट पेंडुलम है ना, इसको इन्वेंट किसने किया था? हु हैड इन्वेंटेड दिस वेरी थिंग? तो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लियोन फौकॉल्ट, जिनके नाम पे ही फौकॉल्ट पेंडुलम हम बोलते हैं। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 19th सेंचुरी में, और ये पहला लैबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन था कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, और उसको लैब के अंदर फिजिकली दिखा पाना पॉसिबल हो पाया था इस फौकॉल्ट पेंडुलम की वजह से। ठीक है, एंड ये क्यों पार्लियामेंट में लगाया गया? बिकॉज कहीं ना कहीं हम सिंबलाइज करना चाह रहे हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर, जो ग्लोबल लेवल पे जो भी कुछ हो रहा है, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सो हम सब धरती से ही जुड़े हुए हैं ना अल्टीमेटली। सो वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिमिलरली इंडिया इज पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम। सो ये फौकॉल्ट पेंडुलम के बारे में। ओरिजिनल फौकॉल्ट पेंडुलम 19th सेंचुरी में फ्रेंच साइंटिस्ट लियोन फौकॉल्ट ने बनाया था, और उसमें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था। तो ये डायरेक्ट विजुअल एविडेंस देता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। देन मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर टू बी लॉन्च्ड। एक और अब्रिविएशन आ गया आपके लिए, माहिर। अब माहिर क्या है? तो माहिर का एक्सपेंशन है मिशन ऑन एडवांस्ड
एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, और ये डील करता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। तो पहले तो मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करो कौन सी है जिससे रिलेटेड है ये, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसका मेन मिशन क्या है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, उसको डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना। भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम और ला सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको डेवलप करो और फिर उसके थ्रू इस और पूरे सेक्टर को ग्रो करना, ताकि इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम इसको स्केल कर सकें। सो इसको फंडिंग मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, और जो भी CPSEs आती हैं दोनों मिनिस्ट्रीज के अंडर में, राइट। देन 5 years तक के लिए इस मिशन को अभी लॉन्च किया जाना है। ये इसका पूरा एक जो डॉक्यूमेंट या हम बोले पोस्टर है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है, उसमें आप देख सकते हो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना और एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाना जिसके तहत जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा उनको साथ लाना इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और इंडिजिनसली जो हो सकता है जितना हो सकता है टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, उसके बाद इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करना ताकि बाहर तक हम अपने लाइजनिंग कर सके, और पावर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेकर के आते रहना। तो ये सारी चीज़ें माहिर से जुड़ी हुई। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। तो आप समझिएगा कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम चल रही थी ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, इसको कंटिन्यू रखा जाए। अब ये जो स्कीम है ये क्यों लाई जाती है, इससे पहले ये भी देख लो कि 2 स्टेज होती है इसमें, और उसमें टोटल 2980 करोड़ का बजट दिया गया है कि भाई ये जो आप एक्सप्लोरेशन करोगे कोल और लिग्नाइट का, इसमें इतना पैसा आप लगा सकते हो। इससे होगा क्या, आपको रिसोर्सेज पता चलते हैं, कोल कहाँ कहाँ पे है, लिग्नाइट कहाँ कहाँ पे है, और जब आपको रिसोर्सेज पता चलेंगे तो ही तो आप उससे रिलेटेड पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि आपके पास कितना रिजर्व है, उससे आप कितनी डिमांड मीट कर पाओगे, कितना इंपोर्ट करने की जरूरत है, कितना सरप्लस है तो हम एक्सपोर्ट करें। ये सब रिजर्व्स पता लगने के बाद हो सकता है। तो उसके लिए ये स्कीम है जिसको कंटिन्यू रखा जाना है। समझ में आ गया? सो कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है 2025-26 तक 2980 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किया गया है। टू प्रूव एंड एस्टिमेट कोल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री, ताकि कोल माइनिंग वगैरह की जा सके और अकॉर्डिंगली सारी चीजें प्लान की जा सके। चलिए आगे बढ़े। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको जब स्टेट न्यूज़ पढ़ाई थी, स्टेट न्यूज़ साइंस टेक और डिफेंस जब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो जाते जाते क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, कि सेंटर ने 12,911 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करने को अग्रीमेंट दिया है। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा बताया मैंने आपको, कोलावरम प्रोजेक्ट भी बता दिया। तो पूछा गया था कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ओके, सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो अब ये न्यूज़ ढंग से देख लेते हैं। सेंटर हैज अग्रीड टू सैंक्शन 12,911 करोड़ फॉर कोलावरम प्रोजेक्ट। ये फेज 1 के लिए है सिर्फ, ठीक है। फेज 1 जो होगा उसके लिए इतना सैंक्शन हुआ है, और ये कोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर अंडर गोइंग है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो सेंट्रल ने अग्री कर दिया है भाई इतना करोड़ दिया जाएगा फेज 1 ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए। अब पोलावरम प्रोजेक्ट ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, इरिगेशन से रिलेटेड। मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोदावरी रिवर पे आता है। गोदावरी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है, तो एलुरु डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, और आंध्र प्रदेश। तो ये जितना भी ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। सो पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है, एलुरु और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके लिए अभी इतना फेज 1 के लिए बजट दिया गया है। इंडिया इमर्जेस एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। जो क्रूड स्टील होती है उसके सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। तो लार्जेस्ट कौन सा है, और पहले हम कौन से नंबर पे थे, अभी सेकेंड लार्जेस्ट बने हैं। तो पहले हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे क्रूड स्टील के, अब हम बने हैं सेकेंड लार्जेस्ट। हमसे ऊपर सिर्फ चाइना आता है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, सेकेंड नंबर पे इंडिया आ चुका है। अगर हम बात करें तो ये पहली चीज तो अनाउंस किसने किया है, तो जिस मिनिस्ट्री से डील करता हुआ है क्रूड स्टील, कौन सी मिनिस्ट्री है, स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यूनियन मिनिस्टर हैं। एंड हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है क्रूड स्टील का वो ओवर द ईयर्स काफ़ी बढ़ा है। अगर हम 14-15 से 22-23 की बात करें तो 42% इंक्रीज हमने देखा है, और अब हम नेट एक्सपोर्टर भी हैं स्टील के। इंडिया अदरवाइज ऑल्सो इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील।
राइट। टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज कंट्रीज कौन सी है? पहला चाइना आ गया, दूसरा इंडिया आ गया, देन जापान, यूएस एंड रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना, गोबर धन में ये जो गोबर दिख रहा है ना वर्ड, इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो अब इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति लॉन्च पोर्टल फॉर गोबर्धन। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है। बिल्कुल सही आपने देखा है कि इसमें 2 मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, जो कि इस ये गोबर्धन जो स्कीम है, योजना है, मिशन है, इसको नोडल मिनिस्ट्री मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है। तो नोडल मिनिस्ट्री हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंदर में 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको टेकअप करने वाले हैं। सो इसके तहत अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कैसे याद कराया था? गज यानी हाथी, हाथी सूंड में पानी भरता रहता है। तो उन्होंने यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोबर्धन लॉन्च किया है। 1 स्टेप सोल्यूशन है कि अगर आपको गोबर्धन के तहत कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको प्लांट सेटअप करने हैं, तो सबके लिए आपके पास 1 स्टेप सोल्यूशन है। आप इस पोर्टल पे आ सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो, सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हो सकते हैं, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। सो 1 स्टॉप रिपोजिटरी टू असेस इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन बायोगैस एंड सीबीजी सेक्टर। और ये फुल फॉर्म यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है, गोबर्धन में जो गोबर वर्ड है। एंड गोबर्धन स्कीम ओरिजिनली 2018 में आई थी। मेन काम क्या या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी गोबर बनता है उससे हम यूजफुल चीज़ें बना सकें, जैसे कि हमने गोबर गैस की बात की है, सीबीजी की बात की है, बायोगैस प्रोडक्शन की बात की है, जो कि आगे जाके एज अ ग्रीन फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकेगा। Health Ministry makes anti-tobacco warnings compulsory for OTT platforms. What are OTT platforms? Over the top platforms, जैसे कि आप Netflix देखते हो, Hotstar देखते हो, Amazon Prime वगैरह देखते हो। So Health Ministry ने anti-tobacco warning देना compulsory कर दिया है। स्टार्टिंग में, मिडिल में compulsory होगा और उसके पहले disclaimers आएंगे। So it has been made compulsory। और पूरी दुनिया में हम पहले ऐसे कंट्री बन जाते हैं जिन्होंने इसको compulsory किया है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, सो OTT प्लेटफॉर्म मैंडेटरी टू शो एंटी टोबैको वार्निंग्स। और कैसे ये पॉसिबल हो पाया? बिकॉज जो एक एक्ट था उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। कौन सा एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट लाया गया है? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2004। ये एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट ला करके इसको मैंडेटरी किया गया है कि OTT के ऊपर आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी, पहले नहीं थी, राइट। एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 पे ही ये अनाउंसमेंट आया। कब आता है नो टोबैको डे? 31 मई को आता है। और उसकी थीम क्या थी? ग्रो फूड नॉट टोबैको। इंडियाज फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। इंडिया की पहली ऐसी फैसिलिटी, यानी पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट तो हम नहीं कहेंगे, पहला एक ऐसी जगह बनेगी जिसमें कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाएंगे। नॉर्मली जो मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, वो मेटल्स हैं, उनके अलॉय से बनते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह। लेकिन अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनसे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाएंगे। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? जिनको कि किसी और मैग्नेट की जरूरत नहीं होती और उनका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। सो ये कहाँ बनाई जाएगी फैसिलिटी? विशाखापट्टनम के अंदर बनाई जानी है, राइट। एंड किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की आई जरूरत नहीं होती है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं भाई? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। सो लैंथेनाइट जो हम कहते हैं ना, 57 से ये 71 वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं? लैंथेनियम आ जाएगा, सीरियम आ जाएगा, नियोडाइमियम आ गया, समेरियम आ गया, यूरोपियम आ गया। ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सो अब इससे कैसे जो बनेंगे कॉम्बिनेशन? समेरियम कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बन गया, नियोडाइमियम आयरन बोरॉन परमानेंट मैग्नेट बन गया। ओके, अच्छा क्यों बनाया जा रहा है? व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट कि हम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाएं? बिकॉज इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा है, कई जगह ये काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं प्रैक्टिकली सब में इनकी यूटिलिटी होती है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनकी यूटिलिटी होती है। मिलिट्री एप्लीकेशंस भी इनकी काफ़ी होती हैं, जैसे कि जो स्मार्ट बॉम्ब्स हमने बनाए, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई शिप्स की, तो इन सब एरियाज़ के अंदर इन मैग्नेट्स की बहुत यूटिलिटी है। दैट इज़ वाई हमने अपनी खुद की फैसिलिटी सेटअप करने का डिसीजन किया। Alright, then Interministerial Committee for World's Largest Grain Storage Plan. Interministerial यानी अलग अलग मिनिस्ट्री साथ में आएंगी।
एक कमेटी बनेगी। क्यों बनेगी? ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज हम बना सके और उसके लिए पूरी प्लानिंग चलेगी। तो अभी देखिए इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाता है ग्रेन्स का, और इसके चलते जब बारिश वगैरह आती है, प्रोड्यूस हो गया, आपकी फसल हाथ में है, लेकिन बेचने के लिए, उनको रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो फिर खराब ना हो, नुकसान ना हो, इसके लिए बेचने को मजबूर हो जाते हैं किसान। और बेचते हैं तो अच्छे दाम नहीं मिलते, बिकॉज खरीदने वाले को भी पता है कि अभी इसके ऊपर प्रेशर है, रखेगा कहाँ अगर बेचेगा नहीं तो, राइट। और इसके चक्कर में बहुत दूर दूर भी जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज ग्रेनरीज वगैरह नहीं होती है, तो दूर जाते हैं, कुछ बिका नहीं बिका तो वापस लेके आते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अनाज वेस्ट होता है, प्रॉपर पैसे नहीं मिल पाते हैं इस चक्कर में। तो अब इन सब समस्याओं को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी जो कि क्रिएट करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, अब क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में है तो इन्हीं के जो मिनिस्टर हैं वो लीड करेंगे, कौन है? अमित शाह है। और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, ये सब भी साथ में आएंगे इस प्लान में। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पहले क्या करेगी, इस प्लान को जब ये रेडी हो जाएगा तो 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अप्लाई करेगी, देखेगी किस तरह से वर्क कर रहा है, फिर इसको अक्रॉस इंडिया लागू किया जाएगा ना। इस प्लान के बेनिफिट्स क्या होंगे? तो देखिए इसका मेन एम क्या है कि जो शॉर्टेज होता है एग्रीकल्चर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको एड्रेस करना। तो इसके लिए गोडाउन्स बनाए जाएंगे कहाँ? PACS लेवल पे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल होता है ना। तो आप मान लीजिए कि भाई बहुत रीच आ जाएगी जो फार्मर्स है उसके पास कि ठीक है हमारे आसपास ही गोडाउन्स है, हम जाकर के वहाँ स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, फूड ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज आप ढंग से स्टोर कर पाओगे। डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी फार्मर को कि अब रखूं कहाँ, तो चलो बेच ही देता हूँ, जो दाम मिल रहा है वो ले लेता हूँ, ये बंद हो जाएगा। और जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की, पहले दूर दूर जाओ लेकर के उनको बेचने, और बच गया तो वापस लेकर के आओ, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होती है फार्मर के ऊपर, इसमें भी सेविंग आएगी। ओके, फिर हम आते हैं साइक्लोन बिपरजॉय। सबने सुन लिया होगा इसका नाम अभी तक, है ना, बिपरजॉय, जिसकी वजह से कहा गया एज पर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि जो साउथ में मानसून थोड़ा सा डिले हिट हुआ है वो बिपरजॉय की वजह से, और नॉर्थ में थोड़ा जल्दी आ गया, वो भी बिपरजॉय का इफेक्ट। और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो बिपरजॉय पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म रहा अरेबियन सी में इस साल। तो इंडिया बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल साइड में तो ठीक है आते रहते हैं, लेकिन ये जो अरेबियन सी साइड है ना, इस साइड पहला तूफान देखा गया इस साल का, और उसका नाम गया साइक्लोन बिपरजॉय। और इसने लैंडफॉल कहाँ किया? सौराष्ट्र और कच्छ। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, यहाँ पे इसका लैंडफॉल देखने को मिला। और इंडिया में सौराष्ट्र कच्छ वाले इलाके के अंदर लैंडफॉल यानी तूफान जमीन पे कब हिट करता है, यानी इम्पैक्ट कब लाना शुरू करता है। तो जून 15 को 15 जून को इसका इम्पैक्ट आया, और 18 जून तक इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लग गया। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म ये रहा नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, और कब से? 1977 से अब तक का सबसे लंबे ड्यूरेशन का ये साइक्लोन रहा नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर। इसकी जो लाइफ थी वो 13 डेज 3 आवर्स की थी, जबकि नॉर्मल जो होती है ना वो 6 डेज 3 आवर्स की होती है एवरेज लाइफ किसी भी साइक्लोन की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। देन इसका जो नाम है बिपरजॉय वो बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिजास्टर, बंगाली में इसका मतलब होता है। तो वही देखा गया कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसने किया है। गुजरात साइड इसके इफेक्ट्स, राजस्थान, दिल्ली साइड तक भी काफ़ी स्ट्रांगली देखे गए। अबंडेंस इन मिलेट्स, एक गाना है जो बना दिया गया अबंडेंस इन मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर इतना एम्फेसिस है, तो उसके बारे में देख लीजिए। अबंडेंस इन मिलेट्स इज अ सॉन्ग बाय ग्रैमी विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू। कौन सी सिंगर है जिन्होंने गाना बनाया? फालू ने बनाया, जो कि इंडियन अमेरिकन सिंगर है और ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। और इसके अंदर PM मोदी भी फीचर हुए हैं, यानी वो भी दिखाए गए हैं। सो टू डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन, ये जो डिक्लेरेशन आया था कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया, इंडिया की पहल पे UN ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया। तो उसी को और एम्फसाइज करने के लिए, ताकि सब तक इसकी इन्फो पहुंचे, जागरूकता बढ़े, ये सॉन्ग को लाया गया है, ऐसा कहा जाता है। Which Union Ministry announced schemes worth over 8,000 crore for disaster management? किस केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर या मिनिस्ट्री है ना, ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना की घोषणा की है। सो कौन से मिनिस्टर हैं? अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया कि भाई 8,000 करोड़ रुपए तक की राशि लगाई जाएगी देश में डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, जो आपदा प्रबंधन होता है, ताकि किसी भी व्यक्ति की किसी डिजास्टर में मौत नहीं हो। तो अब उसमें क्या क्या काम किए जाएंगे वो हम देख लेते हैं।
तीन मेजर मैनेजमेंट स्कीम्स हैं जिनके ऊपर काम होगा। पहला है फायर ब्रिगेड सर्विसेज को मॉडर्नाइज करना, और ये पूरे इंडिया में हर जगह किया जाएगा। इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। फ्लड मिटिगेशन, जो फ्लड्स आ जाते हैं ना, तो मेजर 7 सिटीज हैं जहाँ पे 2500 करोड़ रुपए लगा करके फ्लड मिटिगेशन किया जाएगा, यानी फ्लड के टाइम पे फ्लड सिचुएशन ना आए। और वो कहाँ कहाँ पे होगा? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में। और फिर प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में बहुत जाने जाती हैं, तो 17 स्टेट ऐसे हैं जो कि लैंडस्लाइड प्रोन होते हैं, और वहाँ पे 825 करोड़ रुपीस की लागत से यहाँ पे काफी काम किया जाएगा। तो ये 3 एरियाज में 8,000 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन किया है फॉर, या अनाउंस किया है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। Who has inaugurated an exhibition titled हमारी भाषा हमारी विरासत इन न्यू दिल्ली अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव? मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन क्यों डाला है, ठीक है, एक बार पढ़ लो। नई दिल्ली में हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? अब आंसर इज मीनाक्षी लेखी। लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत बहुत कम है। तो क्या आ सकता है? ये जब एग्जीबिशन इन्होंने इनॉग्रेट की है, हमारी भाषा हमारी विरासत, तो जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं और अलग अलग तरह की भाषा जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, उन सब का थोड़ा एग्जिबिट रखा गया। उसमें एक भाषा का मेंशन आया, या एक मैन्यूस्क्रिप्ट का मेंशन आया, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट का क्योंकि मेंशन आया इस एग्जीबिशन में, इसलिए ये न्यूज डाली गई है, क्योंकि गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर सवाल देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन इन इंडिया। जो बहुत प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी जो लेख होते हैं ना, जो पत्तों वत्तों पे लिखा जाता था और उनसे किताबें पूरी बनाई जाती थी, कंपाइल किया जाता था। तो सबसे पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया में है ना, उनमें गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम आता है, जो कि 5th और 6th सेंचुरी CE के टाइम लिखे हुए माने जाते हैं। और ये बर्च बार्क फोलियो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। जो बर्च ट्री होता है ना, जम्मू एंड कश्मीर साइड में पाया जाता है, उसके पत्तों के ऊपर ये लिखे हुए होते हैं। कश्मीर रीजन से इसका जुड़ाव है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? हैंड रिटन पेपर के ऊपर, बार्क के ऊपर, कपड़े के ऊपर, मेटल के ऊपर, ताम्रपत्र हो गया, और अलग अलग इसको बोलते हैं ना, तो अलग अलग मटेरियल के ऊपर जो लिखे जाते थे हाथ से बहुत पहले, क्योंकि ऐसे रिफाइंड पेपर, ये प्रोसेस पेपर तो होता नहीं था। और फिर उनको स्टैक करके, राइट, और उनको रखा जाता था। अच्छा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 75 ईयर्स से पुराने होने चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहेंगे हम? एटलीस्ट 75 ईयर्स पुराने अगर ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जिनसे कि हमारी पूरी अभी तक की सभ्यता का और सब कुछ पता लगता है, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट 5th-6th सेंचुरी से, और ये बर्च बार्क के ऊपर बनाया गया, और बर्च की जो बार्क है उसकी इनर लेयर पे बनाया जाता है, कश्मीर रीजन से जुड़ा हुआ है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम रीनेम्ड एज PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है उसका नाम बदल दिया गया है। अगर पूछा जाए कि भाई क्या रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? उसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी थी, इसके बारे में देख लीजिए कि 1964 में बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी की याद में बनाया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। और ये 3 मूर्ति हाउस जो है, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस था ना, वहाँ पे बना हुआ है। अब इसका नामकरण बदल दिया गया है। EPFO is said to be an affiliate member of ISSA. EPFO जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो IISA की एफिलिएट मेंबर बनने जा रही है। तो अब इससे इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। व्हाट इज दिस ISSA? सो इंटरनेशनल सोसाइटी सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो जिस तरह से EPFO क्या होता है, एक सोशल सिक्योरिटी आप बोल दीजिए प्रोग्राम, स्कीम, या एक तरीका है जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा PF कटता रहता है और सिक्योर होता रहता है। उसके बाद उसी में से आपकी पेंशन हो गई, ग्रेजुएटी हो गई, वो सारी चीज़ें मैनेज की जाती, राइट। तो यहाँ पे जो EPFO है, अब वो ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएगा, जिससे उसको हम और कुछ सीखेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखेंगे, वहाँ कैसे सोशल सिक्योरिटी फिनेंसेस से की जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी कई तरह के बदलाव हमारे EPFO पूरे रूल्स रेगुलेशन में देखे जा सकते हैं। EPFO had become an associate member of ISSA in 1962। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि कोई एसोसिएशन आया, नहीं, हम एसोसिएट मेंबर थे, लेकिन अब हम एक एफिलिएट मेंबर बन जाएंगे, पक्के, थोड़ी और दोस्ती पक्की हो जाएगी। और EPFO के अलावा एक ही और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ISSA की एफिलिएट मेंबर है, एंड दैट इज कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO एंड कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। Alright, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu emerges top achievers in wind energy adoption.
तो विंड एनर्जी, हवा से जो बिजली बनाई जाती है, उसके अडॉप्शन में 3 स्टेट्स हैं जो कि उभर के सामने आए हैं, और उन तीनों का नाम क्या है? राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। राजस्थान, गुजरात सौर में भी अच्छा काम करते हैं, सोलर में, और तमिलनाडु विंड में। तो राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु विंड एनर्जी में दे आर डूइंग फैबुलस वर्क। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्गेनाइज किया इवेंट ग्लोबल विंड डे पे। ग्लोबल विंड डे कब आता है? जून 15। मैंने कहा था मिड जून आ गया तो बहुत तेज हवाएं चल रही, याद है? इफ यू नो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जब हमने याद किए थे। सो उसी टाइम पे हमारा एक सेंट्रल थीम भी हमने अनाउंस किया, और वो था पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किस तरह से हम जो कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, हमने टारगेट लिया है, तो उसमें ये जो विंड एनर्जी है भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अपार्ट फ्रॉम सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। सो 4th पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो 4th है विंड एनर्जी पावर कैपेसिटी के टर्म्स में, और टॉप परफॉर्मर ये 3 स्टेट रहे। विंड एनर्जी क्रूशियल है क्योंकि 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी हम चाह रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से हम अचीव करें 2030 तक, कि भाई जितनी भी एनर्जी हम बना रहे हैं उसमें से मिनिमम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से आए। तो उसमें विंड एनर्जी का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एंड इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक। अच्छा रुकिए, सो ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, जैसे राजस्थान है हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन, मतलब ज़्यादा बढ़ाया इन्होंने, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाया है। गुजरात की अगर हम बात करें तो ओपन एक्सेस के थ्रू इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। तमिलनाडु की बात करें तो जो विंड टर्बाइंस थी उनको वापस से रिपावर किया। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने अपनी विंड जो एनर्जी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। जेटविंग्स एयरवेज, द फर्स्ट एयरलाइन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी उड़ान भरना कमर्शियली चालू नहीं किया है, लेकिन अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। सो जेटविंग एयरवेज जब उड़ान भरेगी तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली एयरलाइन बनेगी। नाम ध्यान रखेंगे हम, न्यूज़ देखते हैं। जेटविंग एयरवेज फर्स्ट एयरलाइन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया गेट्स सेंटर्स अप्रूवल, सेंटर का अप्रूवल मिल चुका है, ऑलराइट। और NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया। ये गुवाहाटी बेस्ड एयरलाइन है और उड़ान स्कीम के तहत जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करेगी। एंड दैट इज इट। इसके जो को फाउंडर और CEO हैं वो संजय आदित्य सिंह है। डन, ऑलराइट। India's biggest natural arch formed in almost 184 million years ago, वो डिस्कवर की गई ओडिशा में बाय जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, राइट। सो नॉट सोसाइटी, सॉरी, सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने सोसाइटी क्यों बोला। सो अब देखिए जो इंडिया की बिगेस्ट आर्च है, आर्च क्या होती है? जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखवाया कि ये जो आपको रॉक दिख रहा है ये एक पूरा हो सकता है एक क्लिफ जैसा था। क्लिफ यानी आप समझ लीजिए एक छोटा टीला या छोटी पहाड़ी जैसा, ठीक है। लेकिन जो घर्षण फ्रिक्शन होता है पानी का, हवा का, उसकी वजह से बीच बीच के जो पत्थर थे वो धीरे 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 इरोड होते गए, जिसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस। हम बर्थडेज पे डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना, बलून लगवाते हैं, तो वो आर्च बोलते हैं, आर्च बना दो, तो ये वही आर्च है, बस ये नेचुरल है और पत्थरों की है। तो ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि कुछ एरिया से ज़्यादा हम बोलेंगे कि इरोड हो गए, कुछ जगह से नहीं हुए, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो बेस से जुड़ा हुआ है, ऊपर एक आर्च शेप है और बीच में सेंटर में ओपनिंग है आने जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्च। और जब ये नेचुरली बनती है तो इसको नेचुरल आर्च कहा जाता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल आर्च कहाँ खोजी गई है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ओडिशा के अंदर खोजी गई है, ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ऐसा प्रपोज किया गया कि भाई इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित करवा दीजिए ताकि थोड़ा संरक्षित रहे। नेचुरल आर्च एक रॉक फॉर्मेशन है जिसमें नेचुरली अकरिंग कर्व होता है, और फॉल्ट एक्टिविटीज़ की वजह से भी बन सकता है कि दो प्लेट्स जब पास में आई या दूर गई, है ना, तो उनकी वजह से बन सकता है। नहीं तो लिथोटाइप ऐसा है कि सब एरियल वेदरिंग, लंबे समय तक कोई सब एरियल यानी ज़मीन के आसपास वेदरिंग किसकी वजह से हो सकती है? हवा की वजह से हो सकती है, पानी की वजह से हो सकती है। तो लिथोटाइप यानी पत्थर, कुछ ऐसे तरह के पत्थर थे कि कुछ एरियाज में विदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई और उससे बन जाता है। सो सुंदरगढ़ नेचुरल आर्च जो है वो फेरोगिनस सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसकी डेटिंग की गई तो 184 से 160 मिलियन ईयर्स पुराना टाइम का ये डेटेड पाया गया, जो कि लोअर टू मिडिल जुरासिक एज का है, तो काफ़ी पुराना है और बहुत बड़ा है, ठीक है जी। देन दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। सो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? डेयरी मिनिस्टर ने नहीं की, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ ने। और
कहाँ पे की है? उत्तराखंड मसूरी में की है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लीव इट। इसको डेवलप किया है REIL ने। ये REIL डेवलप किया है, क्यों डाला मैंने यहाँ पे, ये आप याद नहीं रखो कि किसने डेवलप किया तो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि REIL एक मिनी रत्न कंपनी है और न्यूज़ में नाम आया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी एक मिनी रत्न कंपनी है। तो REIL देख लीजिए, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ये इसने बनाई है ये ऐप, राइट। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस, कि ये ऐप क्यों बनाई गई है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने हैं। सो मिल्क क्वालिटी को एनहांस करेगी, ट्रांसपेरेंसी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, कंज्यूमर जो है, सबके लिए ट्रांसपेरेंट रहेगी, और पूरे ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगी कि भाई मिल्क निकाला जाता है, उसके बाद जाकर के बेचा जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर मार्केट तक पहुंचता है। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको स्मूथ करेगी। कैसे? ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, जो डेली मिल्क कोऑपरेटिव के अंदर रखे जा रहे हैं, मिल्क कोऑपरेटिव में ऑनलाइन मॉनिटरिंग आप उसकी कर सकते हो। रियल टाइम मिल्क प्राइस अपडेट रहेंगे, ताकि अलग अलग जगह अलग अलग दामों पे खरीद बेच ना हो, तो रियल टाइम अपडेट्स इस ऐप के थ्रू मिलेंगे। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो पाएगा, जितने भी सब्सिडीज़ वगैरह हैं या जो पेमेंट है वो जो मिल्क फार्मर्स हैं उनके पास डायरेक्टली पहुंच पाएगा, और सारे नोटिफिकेशन आएंगे अलग अलग भाषाओं के अंदर भी मिल्क कलेक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ होगा। तो ये ऐप एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम कर सकती है, रियल टाइम अपडेट देगी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पूरे प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, मिल्क क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए सारी चेकिंग यहाँ से पॉसिबल हो पाएगी। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा, और इंडिया में इसका जो आयोजन है वो 27 ईयर्स के बाद किया जा रहा है। सो अगेन इट इज़ अ बिग न्यूज़ देन। और 71st एडिशन रहेगा मिस वर्ल्ड पेजेंट का, जो कि इस बार इंडिया होस्ट करेगा। लास्ट टाइम हमने इसको 1996 में होस्ट किया था। एंड करंट मिस वर्ल्ड कौन है? पोलैंड की कैरोलिना बेलाउस्का, नॉट बेलाउस्की, बेलाउस्का। नहीं, तो अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक पोर्शन की, क्योंकि हम मिस वर्ल्ड पेजेंट होस्ट करने वाले हैं, तो इंडिया से कौन कौन सी मिस वर्ल्ड रही हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट एवर मिस वर्ल्ड रही थी इंडिया की रीता फारिया 1966 के अंदर ही। देन ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी छिल्लर। रिसेंट मोस्ट कौन रही है इंडिया से मिस वर्ल्ड? मानुषी छिल्लर, 2017 में इन्होंने पेजेंट जीता था। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। सागर समृद्धि जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है, वो किससे रिलेटेड एक मॉनिटरिंग सिस्टम है? पूछा जा सकता है, ड्रेजिंग से रिलेटेड। अब ड्रेजिंग क्या होती है? जो कैनाल्स हो गए या रिवर्स हो गई, उनको थोड़ा और गहरा करने के लिए नीचे की जो मिट्टी होती है या नीचे जो मलबा है या कुछ भी अगर कचरा है तो उसको पूरा निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे वो मशीन आती है ना, कौन सी मशीन बोलते हैं जो मिट्टी खोदती है, मैं नाम ही भूल गई, एनी विच वेज आप समझ गए होंगे, है ना। तो वो मिट्टी हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मशीन? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन उस मशीन को क्या बोलते हैं। हाउ स्टूपिड आई एम बीइंग। एनीवेज, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लैंड पे मिट्टी निकालते हैं खोद करके, इसी तरह से ये काम जब अंडर वाटर किया जाता है इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है सागर समृद्धि दी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये क्या करेगा? ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाएगा सिस्टम में, कि जो ड्रेज करके सामान निकला है उसका क्या हुआ। मान लीजिए कुछ अंदर से अच्छा ही निकल गया है, सो उसका क्या किया जा रहा है, या अगर वेस्ट निकला है तो उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, क्योंकि मिट्टी में अगर निकल रही है तो वो बिक भी सकती है, तो उसका पैसा कौन रख रहा है। सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए ड्रेजिंग प्रोसेस को, और ह्यूमन एरर कम से कम करने के लिए इसको लाया गया है। ड्रेजिंग मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। और कैपेसिटीज़ क्या है सागर समृद्धि की, वो सारे देख लीजिए। रियल टाइम ड्रेजिंग प्रोग्रेस की रिपोर्ट दी जा सकेगी, डेली मॉनिटरिंग की जा सकती है पूरे प्रोसेस की, और उसके अलावा लोकेशन ट्रैक हो जाएगा कहाँ पर ड्रेजिंग का वर्क चल रहा है नहीं चल रहा है। सो एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सिस्टम। सेंटर इंट्रोड्यूसेस वाई ब्रेक। वाई ब्रेक क्या है? योगा ब्रेक एट ऑफिस चेयर। वाई ब्रेक एट ऑफिस चेयर, वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर फॉर एम्प्लॉइज स्ट्रेस रिलीफ। बहुत स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है, बैठे ना बहुत घंटों बैठ के काम करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है वाई योगा ब्रेक फॉर ऑफिस एट ऑफिस चेयर। तो आप चेयर पे बैठे बैठे योगा कर सकते हो। इसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, कुछ मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिनको देख करके और सीखा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है।
तो इस प्रोटोकॉल के तहत सिंपल योगा प्रैक्टिसेस, जिनको हम आसना बोलते हैं, आसन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं और ध्यान बोलते हैं, ये सब सिखाए जाएंगे। कुछ एक लिंक्स शेयर किए जाएंगे सबके साथ में, जो वीडियोस देख करके आप सीख सकते हो और फिर अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हो बीच बीच में एज अ ब्रेक। सेंटर सेट अप पैनल टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ। आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता, तो सेंटर ने एक पैनल सेटअप किया है, एक पैनल सेटअप किया है जो कि रेकमेंड करेगा कि आर्बिट्रेशन लॉ में हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं। अब देखो, जो कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, इसके चलते सालों तक केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जो छोटे छोटे बेसिक केसेस हैं, अगर उनको मध्यस्थता से, आर्बिट्रेशन से सुलझाया जा सकता है तो उसको किया जाना चाहिए, और उसके लिए आर्बिट्रेशन लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए पैनल बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में आता है, वो ये पैनल बनाएगा। और जो कमिटी है विल बी लेड बाय टी विश्वनाथन। ओके, देन इसका मेन काम क्या होगा? कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन। तो अनुराग ठाकुर जी ने कैंपेन फ्लैग ऑफ किया, यानी शुरू की है भारत इन पेरिस। अब ये क्यों की गई है? तो इसका मेन रीज़न है कि जो स्पोर्ट्स है अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो पेरिस ओलंपिक गेम्स अभी आने वाले हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जागरूकता लाने के लिए। ओके, सो भारत इन पेरिस, तो हमारे स्पोर्ट्स और पर्टिकुलरली हमारे स्पोर्ट्स में ये जो टॉप्स स्कीम है उससे रिलेटेड भी बातचीत बताने के लिए। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत इन पेरिस कैंपेन शुरू किया। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। कहाँ हुआ ये कैंपेन? पेरिस में जाके हुआ? नहीं, ये नई दिल्ली के अंदर ही हुआ है कि भाई भारत को पेरिस जाना है, यानी ओलंपिक्स आने वाले हैं, तैयारी करनी है अच्छे से, तो और भी जो अपकमिंग खिलाड़ी हों उन तक ये सारी बातें पहुंच सके और यूथ को जोड़ा जा सके स्पोर्ट्स के साथ, इसलिए इस कैंपेन को शुरू किया गया। और इसके तहत टॉप्स के बारे में बताया गया। व्हाट इज टॉप्स? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत जो भी ऐसे पोटेंशियल प्लेयर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग, रहना, खाना सब कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और फिर उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि वो जब जीतेंगे तो इंडिया के लिए ही मेडल्स लाएंगे, इंडिया के लिए नाम बढ़ाएंगे, राइट। सो 2024 ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में होंगे जुलाई अगस्त के अंदर, और उससे पहले कैंपेन रखी गई है। टॉप्स के बारे में देख लीजिए कि 2014-15 में इसको शुरू किया गया था। मेन काम क्या है? आइडेंटिफाई करो, प्रिपेयर करो और ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स या जितने भी इंपॉर्टेंट एशियन गेम्स हो गए, है ना, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, इन सब तक खिलाड़ियों को पहुंचाना होता है। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। एनटीपीसी की शाखा ने आईआईटी जोधपुर में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। सो एनटीपीसी की ही होली ओन्ड सब्सिडरी है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, NVVN, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनटीपीसी की, उसने पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाया है आईआईटी जोधपुर में। तो आईआईटी जोधपुर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसका 15% इससे पूरा हो जाएगा। 1 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया है। रूफटॉप प्रोजेक्ट contributes to reduction of 1060 tons of CO2 emissions per year. So इसमें और कुछ समझने का नहीं है, वन लाइनर जैसी न्यूज़ थी। सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स सूट ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म फॉर यंग प्रोफेशनल्स। तो सेंटर ने दक्षता कोर्स लॉन्च किया है आई गॉट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये दक्षता कोर्स किसके लिए है और क्यों लॉन्च किया गया है? तो उससे पहले ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में समझिए कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो गए या बाकी अच्छी पोजीशन पे हो गए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है। और अब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दक्षता कोर्स को लाया जा रहा है, राइट। और इसका फुल फॉर्म देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से जुड़े हुए होंगे उनके लिए ये दक्षता प्रोग्राम है। और बस इतनी सी बात है। तो दक्षता की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट अप्रूव्स $2.7 बिलियन माइक्रोन चिप प्लांट। कहाँ पे होगा ये? गुजरात के अंदर लगाया जाएगा। और ये एक सेमीकंडक्टर का असेंबली और टेस्टिंग प्लांट होगा, यूनिट होगा। तो माइक्रोन जो है वो $2.7 बिलियन का ये पूरा चिप प्लांट सेटअप होने वाला है। बस अगेन वन लाइनर न्यूज़ दैट यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ। सो मेड इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है ना हमारा, उसमें सपोर्ट मिलेगा। इनॉग्रेशन ऑफ सिलिका रिडक्शन प्लांट एट सेल भिलाई स्टील प्लांट, दिल्ली माइंस, छत्तीसगढ़।
सो अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टील ने इनॉग्रेट किया है सिलिका रिडक्शन प्लांट। कहाँ? सेल भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली माइंस के अंदर। ये जो माइंस है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो चुकी हैं, तो अब जितना भी रिजर्व इनमें बचा है उसमें जो आयरन ओर है उसमें आयरन ज़्यादा निकले और सिलिका कम से कम निकले, क्योंकि वो इतना काम नहीं आएगा, आयरन ज़्यादा हमें चाहिए। तो उसके लिए सिलिका रिडक्शन प्लांट यहाँ पे सेटअप किया गया ताकि जितना भी हमारे पास मेटल आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का आए, क्योंकि स्टॉक अब जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है यहाँ पे। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनॉग्रेट किया है ये सिलिका रिडक्शन प्लांट, और ये 60 ईयर ओल्ड माइंस हैं जो कि जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही हैं। तो सेल यूटिलाइज करेगा इस लो ग्रेड ओर को, क्योंकि अब इसमें आयरन का कंटेंट कम है तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन किया जा सके, तो इसलिए यहाँ पे ये सिलिका रिडक्शन प्लांट लगाया गया है, जिससे आयरन कंटेंट में 60 to 65% बढ़ोतरी आएगी और सिलिका कंटेंट 2 से 3% कम हो जाएगा। ठीक है। सेल के नए चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश, पढ़ा था अभी हमने थोड़ा टाइम पहले। चलिए, और ये कहाँ है? दल्ली माइंस, छत्तीसगढ़ के अंदर। इफ्को स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड इन इंडिया। तो इफ्को ने शुरू किया है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसने शुरू किया है वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया एक्सपोर्ट करना। और कहाँ एक्सपोर्ट किया है? यूएस में किया। नैनो यूरिया की बहुत खास बात है कि 500 ml की जो बॉटल होगी ना नैनो यूरिया की, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि एक बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया को वो रिप्लेस कर सकती है। ठीक है। तो नैनो यूरिया बहुत एक रेवोल्यूशन की तरह काम करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है जगह और मनी दोनों सेव करने का। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम प्रणाम। कैबिनेट ने पीएम प्रणाम स्कीम को अप्रूव कर दिया है। नाउ व्हाट इज दिस पीएम प्रणाम? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कीम टू incentivize state to promote alternative fertilizers and reduce the use of chemical fertilizers। पहले हमने पढ़ा था ये कि आएगी, और अब इसको अप्रूवल मिल गया है कि भाई जो फील्ड्स हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम डालिए, और जो जैविक खाद होती है या ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बढ़ावा दीजिए, और उसके लिए इस स्कीम के तहत पैकेज लाया जाएगा, और इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो हम देख लेते हैं पीएम प्रणाम का पूरा फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बता रही हूँ। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। वापस से रिस्टोर करना है हमको धरती को, तो उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हमको रोकने हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करने के लिए स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, राइट। अब इसका ये पूरा पोस्टर है, यहाँ भी आप देख सकते हो, नहीं तो हम आगे देखते हैं फीचर्स क्या रहेंगे। इसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेट नहीं किया गया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम्स चल रही है ना, उन्हीं में से जो पैसा बचेगा वो इस पे एलोकेट किया जाएगा। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि पीएम मोदी चेयर करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 3.68 लाख करोड़ कमिट किए गए हैं यूरिया सब्सिडी के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो इधर भी नैनो यूरिया का यूटिलाइजेशन प्रमोट किया जाएगा। और सल्फर कोटेड यूरिया भी बहुत जल्दी लाई जाएगी, जिससे कि सल्फर डिफिशिएंसी जो है सॉइल में उसको पूरा किया जा सके, और ये इकोनॉमिकल भी होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है। उसके अलावा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के ऊपर भी काम किया जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा। तो कैबिनेट ने इंक्रीज कर दिया है FRP को 10 रुपये से 315 पर क्विंटल इस सीज़न के लिए। और FRP जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ये मिनिमम प्राइस होता है जो कि शुगर केन ग्रोवर्स को दिया जाता है जब उनसे मिल वाले गन्ना खरीदते हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो शुगर केन प्रोडक्शन है और वर्ल्ड लेवल पे शुगर केन प्रोड्यूसर के तौर पे हम अच्छे खासे इस्टेब्लिश हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम शुगर केन के, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। एंड थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी हम बन जाएंगे 25-26 तक, ऐसा एस्टिमेट लिया जा रहा है जिस हिसाब से प्रोडक्शन चल रहा है। कैबिनेट अप्रूव्स इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, अप्रूव हो चुका है। इसका मतलब क्या? अब रिसर्च इकोसिस्टम और बढ़ेगा इंडिया के अंदर, जितने भी पब्लिक प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो NGOs वगैरह हैं वो साथ में आएंगे और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो एक पिवटल रोल प्ले करेगा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को और आगे बढ़ाने में। टोटल जो कॉस्ट है इसके लिए वो 5 इयर्स के लिए दी गई है 50,000 करोड़ रिसर्च
जो ये पूरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, इसके तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो काम है उनके लिए इतना बजट दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना इस फाउंडेशन को चलाने की, वो किसके पास होंगे? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास होंगी। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे इस पूरे बोर्ड के, जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। तो वो डायरेक्टली अपनी आँख के नीचे इसको रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके और हम इनोवेट कर सकें। मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला लॉन्च रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। रिपोर्ट फिश डिजीज, अगर फिशेस में कोई भी डिजीज़ हो रही है, जो फिश वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके एग्रीकल्चर से, उनके पालन से, तो अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है तो आप एक्सपर्ट के टच में आ सकें, उनसे राय ले सकें, ये सारा इस ऐप के थ्रू हो पाएगा। सो रिपोर्ट फिश ऐप डिजीज़ किसने लॉन्च की है? पुरुषोत्तम रुपाला जी ने की है। इसको नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको फंडिंग मिली है और ये जो योजना थी ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इंस्टेंट एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हो और सोल्यूशन पा सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस न्यू CSR गाइडलाइन, सागर सामाजिक सहयोग। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप समाज के ही सारे संसाधन यूज करके पैसा कमा रहे हैं तो समाज को बदले में कुछ लौटाना भी चाहिए। और इसी चीज को अब उन्होंने लॉन्च किया है, सागर सामाजिक सहयोग, यानी पोर्ट्स के ऊपर CSR इनिशिएटिव डाल दिया गया है कि जो पोर्ट्स है उनको भी CSR कंपल्सरी तौर पे करना होगा। सो लोकल कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको, मतलब ऑब्वियसली जो सोसाइटी है उनमें जो इश्यूज़ आते हैं, जो तो स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये सब CSR के तहत होता है। तो जो पोर्ट्स है इंडिया में, उनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज के अंदर अपने एनुअल प्रॉफिट, जो नेट एनुअल प्रॉफिट है ना, खर्चे वर्चे हटा दीजिए ग्रॉस में से, उसके बाद जो नेट आपका बचता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको CSR एक्टिविटीज़ में लगाना ही लगाना होगा। CSR की अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसको रेगुलेट किया जाता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। और इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने CSR मैंडेटरी कर रखा है, करना ही करना है। राइट, चलिए 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये समिट कहाँ हुआ। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया 23 जून को। इसकी थीम क्या रही? अब देखो, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है, यानी फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए ये समिट किया गया होगा। पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। तो पेशेंट सेंट्रिक होकर के हमको सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये पूरा बदलाव लेकर के आना है। और इसको इनॉग्रेट किया समीर मेहता ने, जो कि चेयरमैन है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ IPA, एंड मनसुख मंडाविया जी, जो कि हमारे इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी इस समय इस समिट में आए और उन्होंने एड्रेस भी किया। सो 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट मुंबई के अंदर हुआ, ये इंपॉर्टेंट रखेगा ध्यान। PM मोदी टू इनॉग्रेट 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। तो 17th एडिशन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव जो कांग्रेस है वो न्यू दिल्ली के अंदर होगी और PM मोदी उसको इनॉग्रेट करेंगे, और अब तक कर चुके हैं क्योंकि 1 जुलाई को हुई। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। सो कोऑपरेटिव जो हैं उनके थ्रू प्रोस्पेरिटी लाना, और इसको चेयर किया कोऑपरेटिव मिनिस्टर, हमारे यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने। तो जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट में नए नए ट्रेंड्स हैं और क्या अच्छा किया जा सकता है, उन सब के ऊपर इसमें चर्चा देखी गई। इंडिया टू होस्ट IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 एट कोची केरला। IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस कोची केरला के अंदर इंडिया होस्ट करेगा। ये कौन सी है कॉन्फ्रेंस? सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2025 के अंदर वील बी होस्टिंग दिस, एंड ये कोची केरला में फरवरी के अंदर होगी। थीम क्या रहेगा? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, लास्ट माइल मतलब बिल्कुल ग्रास रूट तक, लोगों तक पहुंच सके। और ये जो IIAS है, इसको 1930 में ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर किया गया है, मतलब उस समय बनाया गया था। ठीक है, IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 कोची केरला के अंदर होने वाली है। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द शॉर्ट न्यूज सेक्शन। अभी तक हमने जो भी न्यूज़ डिस्कस की उसमें हेडलाइंस थी और अंदर कुछ बातें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। नाउ दीज आर सर्टेन न्यूज़ जो कि एकदम क्रिस्प फॉर्म में है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जो मैं रफ्तार की बात कर रही थी, रफ्तार में भी इस तरह से मेन न्यूज़ आपको, ऑल न्यूज़ बट इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो पूरी न्यूज़ का क्रक्स निकाल के 2-3-4 लाइन के अंदर आपके लिए दिया गया। चलिए आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन के ऊपर। सो यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला लॉन्च्ड नंदी
क्या लॉन्च किया पुरुषोत्तम रुपाला जी ने? नंदी। अब ये नंदी क्या है? एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग इनॉक्यूलेशन सिस्टम। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत was officially inaugurated by लोकसभा स्पीकर ओम बिरला in मुंबई। तो ये सीधी सीधी न्यूज़ है, इसमें कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो है भारत, वो ओम बिरला जी ने इनाग्रेट किया। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जिसने आयुष के लिए काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स दिए 31, उन्होंने लाइसेंस विल बी मैंडेटरी फॉर 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई। सो जो फुटवेयर प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स के लिए BIS लाइसेंस ज़रूरी हो जाएगा। एंड वाई दिस इज डन? ताकि जो चाइना से सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट हो रहे हैं ना, उनको रोका जा सके। तो 24 कैटेगरी ऑफ जो फुटवेयर हैं उनके ऊपर BIS मैंडेटरी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, IIT मद्रास प्रपोजेस स्पोर्ट्स कोटा विद एम टू बूस्ट बायोडाइवर्सिटी। कौन सा IIT है जिसने स्पोर्ट्स कोटा शुरू किया है, या प्रपोज किया, रादर शुरू नहीं किया, प्रपोज किया है कि शुरू किया जाए? तो IIT मद्रास ने बोला है कि भाई स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी हमें एडमिशंस लेने चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी थोड़ी बढ़े। 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। 3rd इंडो वियतनाम मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग नई दिल्ली के अंदर हुआ, वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 3rd एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। 1275 रेलवे स्टेशन टू बी अपग्रेडेड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है उसके तहत 1275 स्टेशन को और डेवलप किया जाना है, अपग्रेड किया जाना है। सो हर एक स्टेशन की अपनी फैसिलिटीज़ हो, साफ सफाई हो, सो रेस्टिंग फैसिलिटीज़, फूड, एवरीथिंग, वो सब उसके तहत आएगा। सेंटर हैज सेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर पैडी सोन इन खरीफ और मानसून सीजन एट ₹2183 पर क्विंटल। हर बार हर सीजन में ना प्राइसेस MSPs डिक्लेयर होते हैं, यानी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है कि इतने में तो मिनिमम आपसे खरीदा ही जाएगा। तो जो राइस है, पैडी जो होता है, वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है, मानसून सीजन जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए MSP इस बार क्या डिक्लेयर किया गया है? 2183 पर क्विंटल। ऑल राइट, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़। अब हम आते हैं फाइनेंस न्यूज़ के सेक्शन पे। तो यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट फॉर अदर्स ऑल्सो। चलिए ओके, बट उससे पहले सवाल के बारे में, सवाल जो कि हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में एक बार आपके लिए लाया जाता है, ये MCQ से डील करता हुआ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारी करंट अफेयर आपके पास पहुंचाता है। हर क्वार्टर में 300 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं अलॉन्ग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये ई बुक होती है, जो Q1 की ई बुक थी वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी जनवरी, फरवरी, मार्च की। अब जो जून वाली है, जो कि अप्रैल, मई और जून के साथ है, वो 8th को लॉन्च हो जाएगी, 8 जुलाई को। आई नो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम वैसे तो 10th को होती है, पर प्लीज़ आप 8th को करवा सकते हैं क्या, 9th को, बिकॉज एग्जाम है। डेफिनेटली 8th को आपके लिए ये लॉन्च कर दी जाएगी। सो जिनके पास एनुअल सब्सक्रिप्शन है, जिन्होंने ऐप से लिया होगा, जिसमें साल की 4 ई बुक्स जो हैं वो आपको मिलती हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी 8th को। और जिनको इंडिविजुअल लेनी है कि Q1 की नहीं चाहिए थी मैम, सिर्फ Q2 की चाहिए, तो आप वेबसाइट से जा करके ले सकते हो, parchamclasses.in से। ऑलराइट, कोई भी डाउट होता है, कोई कंसर्न होता है, समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफ में बताती हूँ, हम पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि, तो आप parchamclasses06@gmail.com ये ईमेल ID है, यहाँ पे अपनी क्वेरी कंसर्न मेल कर दिया करिए। अगर आपको इंग्लिश ढंग से नहीं आती, कोई बात नहीं, आप मैसेज लैंग्वेज में लिख दीजिए, आप इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, टीम आपको सपोर्ट करेगी। नहीं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो हमारी ऐप है परचम ऐप, उसके चैट सेक्शन में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैसेज में जो होता है, सब जगह टीम आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बैठी। ओके, वर्किंग आवर्स में रिस्पॉन्स मिलेगा, काइंडली बेयर दिस मच विद अस। ओके, सो माइलस्टोन क्वेश्चन पे आते हैं। एक हमने किक स्टार्ट क्वेश्चन किया था, अब ये माइलस्टोन क्वेश्चन है, एक पड़ाव क्योंकि पूरा हो गया। आता है तो लिखिए, नहीं आता तो इसी सेक्शन में आंसर मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइंड एन MOU विथ विच बैंक फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे बताओ कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी एग्जाम के लिए, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन से बैंक के साथ एक MOU साइन किया है, यानी समझौता ज्ञापन जो हम बोलते हैं वो साइन किया है, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस वेटरन आर्टिस्ट को दी जाएगी। जो बुजुर्ग आर्टिस्ट होते हैं, कला की फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। आंसर आता है, बैंक का नाम आता है, लिख दो, नहीं आता नो प्रॉब्लम।
पढ़ेंगे हम। BOB लॉन्चेस फैसिलिटी फॉर कैश विड्रॉल यूजिंग UPI ऑन इट्स ATM। अब देखो इस तरह की जो न्यूज़ है ना, जो कोर बैंक से रिलेटेड है, वो जैसे आप अगर मिलिट्री सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है, SSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह की कोर न्यूज़ बैंकिंग के लिए है, लेकिन कुछ न्यूज़ इस सेक्शन में ऐसी भी आएगी जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिल्टरिंग करना सीखो, और वो ज़्यादा तब समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत PYQs निकाले हुए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नज़र से निकाले हुए होंगे ना, तो पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो आ जाओ। सो BOB ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है फॉर कैश विड्रॉल यूजिंग UPI ऑन इट्स ATM। तो ATM पे डेबिट कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप UPI से भी कैश विड्रॉल कर सकते हो। BOB हैज स्टार्टेड दिस फीचर एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च दिस सर्विस। ऑलराइट, चलिए। RBI IIT मद्रास टू लॉन्च वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IIT मद्रास साथ में मिलकर के आए हैं और उन्होंने लॉन्च करना है, वो लॉन्च करेंगे वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन। सो जो भी इलिटरेट लोग होते हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, देख नहीं सकते हैं ऑल, उनके लिए ये जो वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन हैं बहुत काम के होने वाले हैं। और इसमें जो वॉइस कंट्रोल्स होंगे हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, अभी इनिशियल स्टेज पे यही होंगे, बाद में और सारी लैंग्वेजेस में भी डाला जाएगा। तो इस पे काम चालू हो रहा है। SIDBI launches Mission Evolve in association with नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स फॉर लोन टू EV MSMEs। तो यानी कि SIDBI जो होता है उसने लॉन्च किया है मिशन इवॉल्व। मिशन का नाम क्या है? इवॉल्व, जिसके तहत, और ये मिशन उसने किसके साथ मिलकर किया है? नीति आयोग के साथ में मिलकर के इवॉल्व लॉन्च किया है, और साथ में वर्ल्ड बैंक भी है और बहुत सारे और बैंक्स हैं, जिसके तहत जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह से रिलेटेड लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड किए जाएंगे ईजी शर्तों के ऊपर। तो अब ये न्यूज़ देखते हैं। SIDBI लॉन्चेस इवॉल्व मिशन विथ नीति आयोग। तो पहले इवॉल्व का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, लेंड करना यानी देना। सो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ये लोग ज़्यादा अक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए इजी लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन करेगा? SIDBI करेगा। SIDBI इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, MSME से ज़्यादा डील करता हुआ ये बैंक है। ये नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरियन वर्ल्ड बैंक, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, इन सब ने मिलकर के ये इवॉल्व मिशन स्टार्ट किया है। सो फंडिंग बेसिकली जो पैसे की आ रही है ना, वो इन सब जगहों से आ रही है। यहाँ से थिंक टैंक वाला काम आ रहा है, बाकी जगह से फंडिंग आ रही है। सो SIDBI MSMEs को एक्सेस देगा अफोर्डेबल कमर्शियल फाइनेंसिंग की फॉर EV लोन्स, ताकि ईजी हो जाए। ठीक है जी, चलो। वर्ल्ड बैंक लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। सो वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में अपना पहला रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। और कहाँ किया है? बांग्लादेश के ढाका के अंदर किया है। ऑलराइट, रोड सेफ्टी से रिलेटेड फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया, $358 मिलियन का, और ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि जो भी हाईवे से रिलेटेड या रोड से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, सेफ्टी नहीं मेंटेन होती है, उन सब से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट में आप लगाओ, ताकि अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बना सकें आप। ठीक है जी। एंड 2 नेशनल हाईवेज है बांग्लादेश के, जिनको फोकस में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। एंड इसका मेन एम है रोड्स पे, स्पेशली हाईवेज पे जो डेथ होती है उनको बहुत रिड्यूस किया जा सके। 30% रोड ट्रैफिक के अंदर डेथ जो बांग्लादेश ऑब्जर्व करता है वो इन 2 हाईवेज पे करता है, और उसको काफ़ी कट डाउन करना ये एम है इसका। इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूसेस माई अकाउंट माई नेम, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसने माई अकाउंट माई नेम ये एक फीचर चालू किया है, जिसके तहत जैसे हमारा अकाउंट नंबर होता है ना, अगर हमें हमारे अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो हमें अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप अपने अकाउंट को एक एलियास नेम भी दे सकते हो, जैसे लेखक लोग देते हैं ना अपना एक अलग सा नाम, इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट पे एक नाम दे सकते हो अलग सा, जो कि सामने वाले को आप बताओ दो जिसको भी आपके बैंक से ऑपरेट करना है। तो यू नीड नॉट प्रोड्यूस योर अकाउंट नंबर एवरी टाइम। ठीक है। सो सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर्स के लिए है फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। ओके, सो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। माई अकाउंट माई नेम कैन चूज, मतलब ये जो लोग हैं ये एक एलियास नेम चूज कर सकते हैं, और वो कस्टमर से शेयर हो जाएगा। बैंक वाले आपको बता देंगे जो भी आपको रखना है, आप ही रख सकते हो, या तो वो न्यूमेरिक होगा या फिर अल्फाबेटिक होगा या अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। 7 डिजिट का वो होगा, आई डोंट नो, आई हैव रिटन, हाँ 7 डिजिट का वो होगा। और इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर अकाउंट नंबर्स, आप अपने एलियास नेम से भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है जी। लॉन्चिंग द ऑल न्यू वन व्यू मल्टी बैंक एग्रीगेटर फीचर बाय एक्सिस बैंक। अभी तक क्या होता है, आपके बैंक पे जो मोबाइल ऐप होती है वो उसी बैंक से रिलेटेड ऑपरेशंस करने देगी, लेकिन ये जो वन व्यू मल्टी बैंक एग्रीगेटर फीचर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है
या लॉन्च कर रहा है, उसके तहत आप अपने बाकी बैंक के खातों को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हो, यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। गुड फीचर, यस गुड फीचर। सो एक्सिस बैंक ऐसा कर रहा है। एक्सिस बैंक हैज लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट फीचर वन व्यू। फीचर का नाम क्या है? वन व्यू। एक ही जगह व्यू आपको अपने सारे खातों का मिल जाएगा एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू ही। बिकॉज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस दिस फीचर। सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक साइंड एन MOU। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसके साथ साइन किया है? कैनरा बैंक के साथ में साइन किया है फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट। वेटरन आर्टिस्ट मतलब 60 साल की उम्र से जो ऊपर है, और अगर वो किसी भी तरह की आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट के तहत कितना दिया जाएगा? हर महीने 6,000 रुपये उनके खातों में पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज सेक्शन पे। अगेन वन लाइनर्स हैं जिनको बस सीधे सीधे हमें ध्यान रखना है। इन्फोसिस हैज बैग्ड $454 million डील फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेनमार्क्स डैंस्के बैंक। सो डेनमार्क का डैंस्के बैंक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई एम प्रोनाउंसिंग इट लाइक दिस, इट माइट हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। सो डैंक्स बैंक जो है डेनमार्क का, उसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी उसको पूरा डिजिटली इक्विप करने के लिए इन्फोसिस को एक डील मिली है $454 million की। RBI has cancelled the banking license of Karnataka based महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़, क्योंकि अब वो बैंक की तरह वर्क नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सकता है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $391 million लोन फॉर 2 इंडियन स्टेट्स, असम एंड त्रिपुरा। तो असम और त्रिपुरा को वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक लोन मिला है, ऑब्वियसली फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल, $391 million का। Lloyds Banking Group, one of UK's largest financial service providers, would set up technology center in Hyderabad. So Lloyds Banking Group जो है वो हैदराबाद के अंदर अपना टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश करने वाला है। SEBI, that is Security Exchange Board of India, has banned India Infoline Securities from onboarding any new client for 2 years. 2 साल तक IIFL जो है इंडियन इन्फोलाइन सिक्योरिटीज वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। देन MRF becomes the first Indian stock to touch 1 lakh rupee per share mark on June 13, 2023। तो MRF के जो स्टॉक्स हैं वो 1 लाख रुपये पर शेयर मार्क टच करने वाले पहले ऐसे स्टॉक बन जाते हैं जिन्होंने जून 13 को ऐसा टच किया। RBI ओपन सब ऑफिस एट कोहिमा टू इंक्रीज प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। RBI ने अपना एक सब ऑफिस कहाँ ओपन किया है? कोहिमा में किया है, उस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपनी रीच को थोड़ा बढ़ाने के लिए। RBI गवर्नर लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि RBI गवर्नर ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक कट्स इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 to 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने GDP जो ग्रोथ फोरकास्ट था इंडिया का उसको कट डाउन कर दिया है 6.3% से, और GDP ग्रोथ रेट 25 का 6.4 एंड FY 26 का 6.5 रखा गया है। फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड आई एम अद्यार इज मी इन चेन्नई टू सेलिब्रेट पीपल एंड देयर कल्चर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंटायर बैंक ब्रांच इनटू अ म्यूजियम ऑफ लोकल स्टोरीज। तो चेन्नई के अंदर एक ऐसा बैंक है, मतलब एक ऐसा ब्रांच है फेडरल बैंक का, जिन्होंने एक पूरी कैंपेन चला रखी है आई एम अद्यार इज मी। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, अद्यार कम्युनिटी, उसका पूरा सारी डिटेल्स वहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं, उनके कल्चर से रिलेटेड सारे डिस्प्ले वहाँ पे कर रखे हैं। तो चलता फिरता एक म्यूजियम ब्रांच जैसा वो बन गया है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसको हम इंडिगो के नाम से जानते हैं, इंडिगो एयरलाइंस है ना, हैज बिकम इंडियाज लीडिंग एयरलाइन टू क्रॉस 1 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इंडिगो एयरलाइन ने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया है। एंड विद दिस ओवर हो जाते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्शन के न्यूज़ भी। अब हम बढ़े साइनिंग ऑफ क्वेश्चन की तरफ, थॉट की तरफ। उससे पहले जल्दी से बता देते हैं कि जिन बच्चों को जीके की तैयारी करनी, करंट अफेयर तो आप चैनल से कर ही रहे हो, है ना, अगर आपको जीएस या जीके जिसे आप बोलते हो उसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए आप परचम ऐप पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो SSC GA कोर्स। नाम से ये SSC GA है बिकॉज येस, SSC के प्रीलिम्स और मेंस में जितनी भी GA आती है उस सबको यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर आप SSC की GA तैयार कर रहे हो तो आप काफ़ी सारे वनडे एग्जाम को भी इजीली निकाल सकते हो जिनमें GA आती है, बिकॉज GA सेम ही रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक पोर्शन सारा, है ना। तो वो सब इसके अंदर कवर्ड है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, पूरा भी कवर्ड है। इनफैक्ट स्टेट
PCS जो बच्चे देते हैं और सेंटर से रिलेटेड जो भी यानी इंडिया से रिलेटेड जो भी जीके होती है वो भी सब यहाँ से बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। इस लेवल की कंटेंट आपको यहाँ पे इस लेवल का दिया गया है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बिगिनर लेवल की भी, एडवांस लेवल की भी है, दोनों के पैकेजेस भी है। सो अगर आपको कोर्सेज वगैरह चेकआउट करने, परचम ऐप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब आते हैं हम साइनिंग ऑफ क्वेश्चन की तरफ। जाते जाते आपसे सवाल पूछ रहे, इसका आंसर आपको कल के वीडियो में मिलेगा। कल हमारा 5वां सेगमेंट है और आखिरी सेगमेंट है मंथली करंट अफेयर का जून मंथ के लिए। इसके बाद हम 6 मंथ्स करंट अफेयर की तरफ मूव करेंगे डेफिनेटली। तो कल हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे, नेशनल रैंकिंग भी और इंटरनेशनल रैंकिंग और रिपोर्ट भी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच टीम बीट इंडिया टू क्लिंच इट मेडन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। बच्चों वाला सवाल है, अगर क्रिकेट फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं आएगा आंसर, है ना, ऐसा भी होगा। सो किस टीम ने भारत को हराकर अपना पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है? राइट डाउन द नेम ऑफ दैट टीम और द कंट्री इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, एंड नाउ ऑन योर डिमांड द फाइनल पॉइंट, जहाँ पे मैं ऐसे कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जिनसे मैं रेजोनेट करती हूँ, जिनके अंदर मैं कंप्लीटली बिलीव करती हूँ। ओवर द टाइम मैंने उनको प्रैक्टिस किया है अलग अलग एरियाज में, लेवल्स पे, और मुझे लगता है कि हाँ जी, ये मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आज एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है जो कि 100% तौर से मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। दैट इज स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर व्हाट योर लाइफ इज नॉट। आपकी लाइफ में आज जो भी कुछ नहीं है, या आपको जो भी चाहिए था या जो होना चाहिए था और वो नहीं है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर इट। Stop doing that. Stop blaming your parents, your siblings, your friends, your community, your maybe the country that you are living in, the locality you are living in. सबको blame करना बंद करो। आगे क्या बोलता है ये थॉट? Take full responsibility for your situation। और सारी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आप बोलोगे मैम क्यों लूँ, मेरी गलती थोड़ी है अगर मैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं थी, तो आप बोले मेरी गलती थोड़ी है कि मेरे मम्मा पापा के पास पैसे नहीं थे और उस वजह से मैं ढंग की कोचिंग नहीं जा पाया, इस वजह से मैं कहीं लैंड अप नहीं कर पाया। ऑफकोर्स थी, आपकी गलती पैदा होना नहीं थी, लेकिन पैदा होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद आपने क्या किया सिचुएशन को चेंज करने के लिए, इसीलिए आज आप इस सिचुएशन में यहाँ खड़े हुए हो। सो देखने का तरीका थोड़ा सा भी बदलेंगे तो ब्लेम डालने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग आ जाएगी। ब्लेम खुद पे भी नहीं डालना, ब्लेम डालना ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्यों? द क्वेश्चन कम्स क्यों, इससे क्या होगा? बिकॉज वेन यू विल डू सो यू विल गेट योर बट आउट एंड क्रिएट द एग्जैक्ट लाइफ यू वांट। ये जो गेट योर बट आउट है ना, मतलब तो उठोगे आप। जब तक हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते ही नहीं है, हमें ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमें कुछ करना है। आएगी क्या ये फीलिंग? नहीं आएगी ना। आपको क्या लगेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं को कुछ करना है। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि ओके, इफ़ आई एम नॉट हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, अगर मैं खुश नहीं हूँ कि मेरी हेल्थ एक तरह की नहीं है, अगर मैं खुश नहीं हूँ कि मेरे पास वो सारे संसाधन नहीं है, अगर मैं खुश नहीं हूँ कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जो भी कुछ रीज़न है, अगर आज की पोजीशन में आपके पास वो लाइफ नहीं है जो आपको चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप कीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, कि ठीक है, एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है ऐसा है, नाउ व्हाट, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज जिस भी पोजीशन में हूँ कहीं ना कहीं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें रहा है। अगर मैंने पहले कोशिश की होती इससे बाहर आने की, मैं अभी तक शायद बाहर आ गई होती या आ गया होता, राइट? अगर आज नहीं है ऐसा, तो येस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और अब क्या करना है उस पर सोचिए। तो अब आप कुछ ना कुछ एक्शन की तरफ मूव करेंगे। अनलेस यू डू दिस, अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ करोगे ही नहीं, बिकॉज आपने ब्लेम डाल दिया दूसरे पे, आपकी वजह से हुआ है, बातें खत्म हो जाती, राइट? सो स्टॉप ब्लेमिंग एनीथिंग फॉर योर सिचुएशंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शंस। तो ये था आज का थोड़ा छोटा सा थॉट, और आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। तो जो भी आपके फीडबैक, कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।